हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय, जिसका हेडिंग है आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह, वो कर रहे हैं। तो इसका जो पहले हमें कंसेप्ट समझने की जरूरत है वो क्या है कि आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो पहले वो समझते हैं हम। तो आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ, आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं या मुद्रा का प्रवाह। तो एक अर्थव्यवस्था के बहुत से अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे एक उत्पादन करने वाला है, एक उत्पादन का उपभोग करने वाला है और एक उत्पादन के साधनों का स्वामी है। एक ऐसा क्षेत्र है जो पैसा लेता और देता है, पैसे का लेन देन करता है, उसमें मदद करता है, एक सरकार है, ठीक है। और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि शेष विश्व। क्योंकि आजकल की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बंद अर्थव्यवस्थाएं तो नहीं हैं, उनके जो व्यापारिक संबंध हैं, ठीक है, आर्थिक संबंध हैं, वो दूसरे देशों के साथ हैं। तो इसलिए सभी ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो खुली हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनके जो व्यापारिक संबंध है, जो आर्थिक जो संबंध है वो दूसरे देशों के साथ, विश्व के दूसरे देशों के साथ हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ क्षेत्र हैं। तो इनका आपस में किस प्रकार से लेन देन होता है, कैसे जो मुद्रा है और वस्तुओं का प्रवाह एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से पहले की तरफ, तीसरे की तरफ, तो किस प्रकार से वो घूमता है, उसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय प्रवाह। क्योंकि वो घूमता रहता है इन सभी के बीच में। तो जब इन सब के बीच में घूमता है तो वो एक चक्र बन जाता है, जिसको हम कहते हैं चक्रीय प्रवाह। प्रत्येक प्रवाह से ज्ञात होता है कि एक क्षेत्र दूसरे पर कैसे निर्भर करता है। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं ये अपने आप स्वतंत्र नहीं है, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इनका एक दूसरे के साथ क्या है, लेन देन है। तो वही हमें ये समझना है कि वो लेन देन किस प्रकार है, किस प्रकार ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है, कैसे वस्तुओं, सेवाओं और मुद्रा का प्रवाह इनके बीच में होता है। और ये जो चक्रीय प्रवाह है ये दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो सिर्फ हम जब वस्तुओं और सेवाओं के रूप में देखें, और एक जब हम सिर्फ मुद्रा के रूप में देखें। तो जब हम वस्तुओं और सेवाओं के रूप में देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह। और जो मुद्रा के रूप में हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं मौद्रिक प्रवाह, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को प्रकट करता है, यानी कि इसका मुद्रा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए यहाँ पर मैंने ये वास्तविक प्रवाह का एक डायग्राम बनाया है ताकि आप इसको समझ सकें। जो आपके नोट्स हैं, जो आपके पास पीडीएफ आएगी, उसमें ये नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर अलग से इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आता। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। तो वास्तविक प्रवाह, तो ये प्रोड्यूसर है, ये सिर्फ हम 2 सेक्टर मॉडल में देख रहे हैं, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, ठीक है, यानी कि परिवार क्षेत्र और जो हमारा उत्पादक क्षेत्र है, ये 2 क्षेत्र हम देख रहे हैं। जो उत्पादक क्षेत्र है उसका काम क्या होता है, ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। और जो परिवार क्षेत्र होता है वो क्या करता है, वो उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आता है।
तो यानी कि प्रोड्यूसर ने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। अब ये अपने पास तो लेके बैठेगा नहीं इसको, ठीक है, तो ये अपने पास इनको नहीं लेके बैठेगा, ये इनको बेचेगा। तो जब इनको बेचेगा ये बाजार में, तो ये वस्तुएं और सेवाएं किसकी तरफ जाएंगी? परिवार क्षेत्र की तरफ। हम जाके खरीदते हैं ना भाई, बाजार में जाकर हम अपने जो उपयोगिता की वस्तुएं हैं उनको खरीदते हैं, तो ये हमारी तरफ आ गई वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है। अब हम यहाँ पर पैसे की बात नहीं कर रहे, ठीक है, कि हम इसके बदले में पैसे देंगे, वो हम करेंगे मौद्रिक प्रवाह में, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ यहीं तक समझना है कि वस्तुएं और सेवाएं आ गई हमारे पास, यानी कि परिवार क्षेत्र के पास। अब ये एक तरफ लेन देन तो है नहीं, ये आपको सीधा समझना है कि लेन देन हमेशा दो तरफा होता है। अगर हमारे पास वस्तुएं और सेवाएं आई हैं तो हमें भी कुछ देना पड़ेगा। अभी हम उसकी मुद्रा की बात नहीं कर रहे कि हमने वस्तुएं और सेवाएं ली और हमने उसके बदले में मुद्रा दे दी, ठीक है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। अब मुद्रा की बात नहीं है, तो और क्या दे सकते हैं हम उसको? तो अब आप एक बात देखिए, जब उस उत्पादक ने उत्पादन किया तो उत्पादन करने के लिए उसको कुछ साधनों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? वो अपने आप तो उत्पादन नहीं कर सकता। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो ये चारों के चारों साधन कहाँ से आते हैं? परिवार क्षेत्र से। परिवार क्षेत्र इन साधनों का स्वामी है। तो परिवार क्षेत्र की तरफ से, ठीक है, हम काम करने गए फैक्ट्रियों में, उत्पादक के पास या ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ जाकर हमने काम किया, तो ये हमने अपनी फैक्टर सर्विसेज दे दी। किसको दे दी? उत्पादक को। उत्पादक से हमने क्या लिया था? वस्तुएं और सेवाएं ली थी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और उसको हमने क्या दे दिया? उत्पादन के साधन दे दिए। तो ये हमारा है वास्तविक प्रवाह। जब इस प्रवाह को हम बदल देते हैं मुद्रा में, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा मौद्रिक प्रवाह। तो अगला है हमारा मौद्रिक प्रवाह। क्या है मौद्रिक प्रवाह? मौद्रिक प्रवाह विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह को प्रकट करता है। अब यहाँ पर मुद्रा आ गई, हमने वस्तुओं और सेवाओं को किसमें, इनके उसको मूल्य को किसमें बदल दिया? मुद्रा में बदल दिया। अब देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मौद्रिक प्रवाह का, ये भी आपके जो PDF आपको मिलेगा उसमें नहीं होगा, क्योंकि इनके ऊपर जो सीधा क्वेश्चन अगर बनेगा तो 2 मार्कर ही बनेगा कि मौद्रिक प्रवाह का क्या अर्थ है और वास्तविक प्रवाह का क्या अर्थ है। तो उसमें हमें ये डायग्राम बनाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें कहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी? जब हम 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल करेंगे। तो यहाँ पर हम ये 2 सेक्टर मॉडल में ही समझ रहे हैं। 2 सेक्टर का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2 क्षेत्र हैं, उत्पादक और परिवार क्षेत्र या उपभोक्ता क्षेत्र, ठीक है। मौद्रिक प्रवाह, तो यहाँ पर वही प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। अब जब इस परिवार क्षेत्र ने वस्तुएं और सेवाएं खरीदी थी, तो ये उसको क्या देगा? मुद्रा के रूप में बात कर रहे हैं हम, तो मुद्रा देगा ना, पैसे देकर ही तो हम खरीद के लाते हैं भाई। तो ये पैसा गया उत्पादक की तरफ, प्रोड्यूसर की तरफ, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो पैसा हाउस होल्ड परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ आ गया। और अब एक तरफा तो है नहीं लेन देन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 2 तरफा है, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर क्या देगा अब हाउस होल्ड को? भाई उसने उसके साधन लिए थे ना परिवार क्षेत्र के, तो अब वो क्या करेगा? उन उत्पादन के साधनों के स्वामियों को पारिश्रमिक देगा, उसमें बदले में कंपनसेट करेगा। कैसे? पैसे से। तो फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, उत्पादन के साधनों को पेमेंट्स करेगा, वो भुगतान करेगा। तो वो भुगतान किस रूप में होता है? रेंट भूमि के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल के लिए, और वेजिस किसके लिए? लेबर के लिए, और प्रॉफिट उद्यमशीलता के लिए या उद्यमी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके रूप में पैसा किसकी तरफ से आ जाएगा? प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ, ठीक है। ये है हमारा मौद्रिक प्रवाह, जहां हमने वस्तुओं और सेवाओं को नहीं लिया बल्कि किसको लिया है? मुद्रा को, कि मुद्रा का प्रवाह किस तरफ से किस तरफ होता है।
अब अगर हम इन दोनों को समझें इकट्ठे, ठीक है, तो कैसे है? प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर से वस्तुएं सेवाएं गई हाउस होल्ड की तरफ, यानी कि हम बाजार गए, हमने वस्तुएं और सेवाएं खरीदी और अपने घर ले आए, ये आ गए हमारे घर वस्तुएं सेवाएं। और क्या दे के आए हम प्रोड्यूसर को? क्या दे के आए? पैसे दे के आए, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हो गया एक लेन देन, ठीक है, कि हम वस्तुएं और सेवाएं लेके आए उससे और उसको क्या दे के आए हम, इसके बदले में हम उसको पैसे दे आए, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब दूसरा देखते हैं, हमने प्रोड्यूसर को दिए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन हमने प्रोड्यूसर को दिए थे, भाई चल तू उत्पादन कर ले, हम तुझे अपने साधनों की सेवाएं दे रहे हैं। तो उसके बदले में अब प्रोड्यूसर को भी तो देना पड़ेगा हमें कुछ, तो उसको क्या देना पड़ा हमें? पेमेंट्स फॉर द सोर्सेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो उसने हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सेवाएं ली, उसके बदले में उसको भुगतान किया गया। किसके बदले में? रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के बदले के रूप में, ठीक है। तो ये है हमारा दोनों, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह, इससे हम समझ सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र अथवा अर्थव्यवस्था के 5 प्रमुख या मूल क्षेत्र कौन से हैं? आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था का प्राय 5 क्षेत्रों में वर्गीकरण किया जाता है। पहला, उत्पादक क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोड्यूसर सेक्टर। तो यह क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है। उत्पादन करने का काम या ठेका किसका है? उत्पादक क्षेत्र का। गृहस्थ क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर, यह वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, यानी कि उनका प्रयोग करता है उन वस्तुओं और सेवाओं का। और गृहस्थ उत्पादन के कारकों के स्वामी होते हैं। ये क्षेत्र उत्पादन के कारकों का स्वामी है, यानी उत्पादन के जो साधन है वो इसके पास है। तीसरा, सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। यह क्षेत्र कराधान एवं आर्थिक सहायता आदि से संबंधित कार्य करता है। चौथा, शेष विश्व का क्षेत्र, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यह क्षेत्र निर्यात और आयात करता है, यानी आयात और निर्यात जहां पर आ जाएंगे तो यानी कि वो खुली अर्थव्यवस्था है। शेष विश्व उसमें क्षेत्र जुड़ा हुआ है। और पांचवा है फाइनेंशियल सेक्टर। यह मुद्रा का उधार देता है अथवा जमाएं स्वीकार करता है। तो जब हम 2 सेक्टर मॉडल करते हैं, 3 सेक्टर मॉडल करते हैं, 4 सेक्टर मॉडल करते हैं, तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है, वित्तीय क्षेत्र होता है, वे यह इन सभी में कॉमन होता है, ठीक है ना। इसका काम यही होता है। ये स्टैंडर्ड लोन हम इसको 5 सेक्टर मॉडल में नहीं पढ़ते, समझे ना बात, क्योंकि ये इन सब का इंटीग्रल पार्ट है। चाहे वो 2 सेक्टर मॉडल हो तब भी हमें वित्तीय क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो 3 सेक्टर मॉडल हो तब भी हमें वित्तीय क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी, और चाहे वो 4 सेक्टर मॉडल हो तब भी हमें वित्तीय क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। तो वो इन्हीं के बीच में इंटीग्रेटेड है, उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। 2 सेक्टर में भी नहीं चल सकता भाई। 2 सेक्टर में अगर हम और 2 सेक्टरों को छोड़ देंगे तब भी उनका काम चल रहा है वित्तीय क्षेत्र से, ठीक है ना। लेकिन 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल जो हम कर रहे हैं तो उनका काम वित्तीय क्षेत्र के बगैर नहीं चलता, इसलिए ये इनके बीच में इंटीग्रेटेड है। इसको हम 5 सेक्टर मॉडल करके नहीं पढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए अथवा वित्तीय प्रणाली के बिना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि या तो वित्तीय प्रणाली के साथ या वित्तीय प्रणाली के बिना। तो ये मैंने आपको समझाया तो वित्तीय प्रणाली वाला ही है, जो लिख के दिया है वो वित्तीय प्रणाली वाला ही है, लेकिन मैं इसको आपको बिना वित्तीय प्रणाली के भी समझाऊंगा, जो अभी समझाया था मैंने ऊपर। 2 क्षेत्रीय मॉडल बनाइए, ठीक है। तो
अगर आप देखें, ये आप अपनी सुविधा से आपको ये काटना पड़ेगा या इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि बिना वित्तीय प्रणाली के 2 क्षेत्रीय मॉडल बनाइए, तो आप इसमें से वित्तीय प्रणाली को हटा देंगे। और अगर वो सीधा कहता है कि 2 क्षेत्रीय मॉडल बनाइए, तो आप विद जो आपका वित्तीय प्रणाली है उसके साथ बनाएंगे। उत्तर, आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल में अर्थव्यवस्था में हमने 5 क्षेत्र किए, तो 2 क्षेत्रीय में हम सिर्फ 2 लेंगे। ठीक है, एक है घरेलू क्षेत्र, दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। तो ये सबसे बेसिक क्षेत्र है। ठीक है, सरकार हो ना हो, मतलब कि वो उसमें हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में करती हो या ना करती हो। ठीक है, हमारा दूसरे देशों के साथ कोई लेन देन हो या ना हो, लेकिन ये 2 क्षेत्र तो हर एक अर्थव्यवस्था में होंगे। मान लो एक देश है, उसका दूसरे देशों के साथ कोई लेन देन नहीं है, तो चल जाएगा, हो सकता है। एक ऐसा देश है जो जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, कैसे उत्पादन हो रहा है, कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, चल जाएगा। लेकिन 2 क्षेत्र तो होने ही चाहिए, एक उत्पादन करने वाला और एक उस उत्पादन का उपभोग करने वाला। ठीक है, एक साधनों का प्रयोग करने वाला और एक साधनों को प्रदान करने वाला। ये 2 क्षेत्र तो होने ही चाहिए या होंगे ही अर्थव्यवस्था में। तो ये सबसे बेसिक है, इसलिए इसको 2 क्षेत्रीय मॉडल में शामिल किया जाता है। मान्यताएं क्या है? केवल 2 क्षेत्र हैं भाई। पहली तो ये परिवार क्षेत्र, यह क्या करता है, उत्पादन के साधनों को बेचता है और वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र, ये वस्तुएं और सेवाएं बेचता है और उत्पादन के साधन खरीदता है। ठीक है, ये तो हो गया दोनों का कि ये क्या क्या करते हैं। दूसरी मान्यता, सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही। तीसरा, अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का निर्यात और आयात नहीं किया जाता। ठीक है, दूसरे देशों के साथ उनके आर्थिक संबंध नहीं है। तो ये 3 मान्यताएं हैं। अब इन 3 मान्यताओं को जब हम प्लॉट करते हैं, तो पहला हमारा ये आता है जो अभी हमने ऊपर किया, 2 सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर। अब ऊपर लिखा है विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर। तो हम यहाँ पर सीधा मौद्रिक प्रवाह लेंगे अब आगे से, क्योंकि अगर दोनों को लेकर चलेंगे तो हमारा जो ये फ्लो चार्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम सीधा क्या ले रहे हैं, मौद्रिक प्रवाह को हम ले रहे हैं। तो ये प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, यहाँ से वस्तुओं और सेवाओं को जब खरीदा गया तो पैसा किसकी तरफ गया, प्रोड्यूसर की तरफ, हाउस होल्ड से। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हमने इनसे वस्तुएं खरीदी थी भाई जाके बाजार में, तो पैसे दे के आए थे ना, तो वो पैसा चला गया प्रोड्यूसर की तरफ। और प्रोड्यूसर ने इससे क्या लिए थे, उत्पादन के साधन लिए थे, तो उन उत्पादन के साधनों की पेमेंट यानी कि भुगतान, तो ये पैसा चला गया हाउस होल्ड की तरफ। अब आगे हम देखें, अगर इसी में हम अगर फाइनेंशियल सेक्टर ऐड कर दें, ठीक है ना, 2 सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वही एज इट इज मैंने रखा है जो आपको पहले ऊपर बढ़ा के दिखाया था कि यहाँ पर बैंक आ गया बीच में, प्रोड्यूसर्स भी सेविंग करता है बैंक में और उससे लोन लेता है, हाउस होल्ड भी लोन लेता है और सेविंग करता है। अगर आप देखें, जब हमें टीवी फ्रिज खरीदना है तो देती है ना जो बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर है, वो हमें उधार देते हैं ना, भाई तुम ले लो, फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, 0% ब्याज पे ले लो। तो वो क्या कर रहा है, हमें लोन दे रहा है। और जब हम सेव करते हैं तो जाके अपने बैंक में डाल देते हैं, एफडी करवा देते हैं या किसी भी तरीके से सेविंग अकाउंट में अपने डाल देते हैं। ऐसे ही प्रोड्यूसर करता है, जब उसको अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है तो वो बैंक से लोन लेता है। ठीक है, और जब उसके पास पैसा बच जाता है तो वो उसको बैंक में फ्यूचर के लिए डाल देता है, ताकि जब उसको आवश्यकता पड़े तो वो उसका प्रयोग कर सके। बाकी एज इट इज है वही, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इसकी तरफ गया और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट इसकी तरफ आई। अब ये है आपका जो आपको आपके नोट्स में मिलेगा, 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल विद सेविंग फाइनेंशियल सिस्टम।
यही मैंने आपको दिया हुआ है। समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर विदाउट फाइनेंशियल सेक्टर आए तो आप इसमें से सिर्फ क्या करोगे, इसको काट दोगे, इसके बगैर आप इसको बना लोगे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन सीधा आएगा 2 सेक्टर मॉडल, फिर भी कभी कभार मान लो आ जाता है कि बिना वित्तीय क्षेत्र के बनाइए, तो आप सिर्फ इसको छोड़ दोगे, इस वाली जो भी आपकी एंट्रीज होंगी वो छोड़ दोगे, बाकी एज इट इज़ आप इसको अपने उसमें लिखोगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें, इसमें आपके दोनों फ्लो हैं, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल है तो इसमें एंट्रीज कम है, इसके लिए इसमें दोनों के दोनों फ्लो बनाए हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि रियल फ्लो और मनी फ्लो। ऐसे ही फैक्टर सर्विसेज रियल फ्लो और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मनी फ्लो। तो ये दोनों के दोनों वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह इसमें दिखाए हुए हैं, क्योंकि इसमें एंट्रीज कम है। ठीक है, जब आगे 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल में एंट्रीज बढ़ जाएंगे, क्षेत्र बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर हम सिर्फ मनी फ्लो के उसमें ही इनको सीखेंगे। उपरोक्त चित्र में घरेलू क्षेत्र यानी कि परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र से कुछ प्राप्तियां करता है और उन्हें भुगतान भी करता है, इन प्राप्तियां तथा भुगतानों को। तो ये 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल की जो व्याख्या है वो जहाँ तक है कोशिश की गई है मेरे द्वारा कि इसको सेम रखा गया है, यानी कि जैसे 2 सेक्टर मॉडल है उसी की जो व्याख्या है वो 3 सेक्टर मॉडल में जब हम 2 सेक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर उसको यूज़ किया गया है, ताकि लैंग्वेज वही रहे, फॉर्मेट भी वही रहे, ताकि आप इसको याद आसानी से कर सकें। तो प्राप्तियां क्या हैं? मौद्रिक प्रवाह में के रूप में घरेलू क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र से उत्पादन के कारकों की सेवाओं के बदले में कारक आय, लगान, ब्याज, लाभ तथा मजदूरी के रूप में प्राप्त होती है। तो घरेलू क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र से क्या हो रहा है? उत्पादन के साधनों के भुगतान प्राप्त हो रहे हैं, लगान, ब्याज, लाभ तथा मजदूरी के रूप में। इसी प्रकार वास्तविक प्रवाह के रूप में वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर की ओर से घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। तो वस्तुएं और सेवाएं कहाँ गई? वस्तुएं और सेवाएं कहाँ गई? वो गई हमारी किसकी तरफ? परिवार क्षेत्र की तरफ, उत्पादक क्षेत्र से। उसी तरीके से भुगतान और अदायगियाँ, घरेलू क्षेत्र अपनी आवश्यकता की उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए उत्पादक क्षेत्र को उपभोग व्यय के रूप में भुगतान करता है। यानी कि उसने वस्तुएं खरीदी तो उसके बदले में उसने क्या दिया? पैसे दिए वस्तुएं खरीदने के लिए। तो उपभोक्ता क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ क्या गया? पैसा। और वास्तविक प्रवाह के रूप में क्या गया? उत्पादन के कारकों की सेवाएं उत्पादक क्षेत्र की ओर गई। इस क्षेत्र की बचत का प्रभाव पूंजी बाजार की ओर होता है। ये हैं भुगतान और अदायगियां किसकी? परिवारक क्षेत्र की। फिर उत्पादक क्षेत्र, प्राप्तियां क्या हैं? उत्पादक क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में क्या मिलता है? आय मिलती है। और वास्तविक प्रवाह के रूप में क्या मिलता है? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ आते हैं। और पूंजी बाजार से क्या है? जब भी उत्पादक क्षेत्र को जरूरत होती है तो वो उससे पूंजी उधार लेता है। किससे? पूंजी बाजार से, बैंक से। और अदायगियां क्या करता है? ये भुगतान मौद्रिक रूप में उत्पादक क्षेत्र कारक की सेवाओं के बदले में घरेलू क्षेत्र को भुगतान करेगा, यानी कि उत्पादन के साधनों की सेवाओं के बदले में भुगतान। और जो बचत होती है उसको पूंजी बाजार में जमा करा दिया जाता है। इसी प्रकार वास्तविक प्रवाह के रूप में वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर घरेलू क्षेत्र से होता है। तो वास्तविक प्रवाह में क्या होगा? वस्तुओं और सेवाएं किसकी तरफ जाएंगी? उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ।
ये हो गए इसके भुगतान। ठीक है, तो पूंजी के उसमें भी देख लिया हमने रूप में, और किसके रूप में, हमने वास्तविक प्रवाह के रूप में भी। अब तीसरा इसी में जो हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके बगैर तो काम नहीं चलता, इसको हम अलग से ऐसा क्षेत्र नहीं मानते कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे भाई 5 सेक्टर मॉडल, ऐसा नहीं है कुछ। ये जितने भी सेक्टर मॉडल्स हैं उनके बीच में ही इंटीग्रेटेड होता है। तो तीसरा क्षेत्र जो है कैपिटल मार्केट, तो परिवार, उत्पादक और सरकारी क्षेत्र अपनी आय के कुछ भाग की बचत भी करते हैं। बचत क्या है, परिवार अपनी सारी आय को वस्तुओं और सेवाओं पे नहीं खर्च करता, वो उसका कुछ भाग क्या करता है, या आगे खरीदने के लिए, या भाई कभी मुसीबत पड़ जाए तो वो इसको बचा के रख लेता है। और बचा कर कहाँ रखेगा, वो बैंक में। इसी प्रकार उत्पादक क्षेत्र भी, उसको पता है भाई आने वाले समय में मेरी जो मशीनें हैं वो घस जाएंगी, तो जब वो घिस जाएंगी तो नई मशीनें लगानी पड़ेंगी, या कोई अलग विपदा भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास भी पैसा होना चाहिए जिससे कि मैं अपनी आने वाली जो निवेश है उसको कर पाऊँ। तो इस प्रकार वह भी अपने लाभों का एक हिस्सा बचाकर सुरक्षित कोषों में रख देता है बैंक के पास। और जब इन दोनों को जरूरत पड़ती है, चाहे वो परिवारक क्षेत्र हो चाहे वो उत्पादक क्षेत्र हो, परिवारक क्षेत्र को क्यों जरूरत पड़ेगी, उसको तो अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए, भाई आपने शादी करनी है, आपको अपना मकान बनाना है, आपको मोटरसाइकिल कार खरीदनी है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको लोन देता है पूंजी बाजार। तो उस लोन से आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और इसी प्रकार से जो उत्पादक क्षेत्र है उसको अपना नया प्लांट लगाना है, नई मशीन लेके आनी है, तो उसको निवेश करने के लिए बैंक से ज़रूरत पड़ती है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।